Hi friends, this is Santosh and welcome back to शिक्षा ट्यूटोरियल्स। एंड आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इग्नू का एमकॉम एग्जाम MCO 01 के बारे में। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियोस अभी रिसेंटली 2 दिन पहले अपलोड किए थे। आई होप आप लोगों ने देखे होंगे। काफ़ी कैंडिडेट्स ने उसको देखा, पसंद किया, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी कमेंट्स भी मिले। एंड आज हम लोग ये पूरा MCO 01 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, मैं आई विल गोइंग टू शेयर ऑल द इंपॉर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चंस विद आंसर्स इन दिस वीडियो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा नोट्स का, तो वो आपको हेल्प करेगा प्रिपरेशन के लिए। एंड काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल शिक्षा ट्यूटोरियल्स, बिकॉज इसके बाद भी जो एग्जाम्स और 4 एग्जाम्स बचे हुए हैं तो उसके भी वीडियोज आपको नोटिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में शेयर किए थे। ठीक है, लेकिन जिन्होंने वो वीडियोस देखे नहीं है, सो एक बार उनके लिए भी एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 4 M's सच एज मैन, मनी, मटेरियल्स एंड मशीनरी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जितना लिखोगे उतना मिलेगा, राइट। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, जितना आप एक्सपैंड कर सकते हो आंसर्स को। इसके बाद में सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए बिजनेस एंटरप्राइज। इसमें 4 पॉइंट्स हैं। इट हेल्प्स इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, देन इट हेल्प्स टू यूज द रिसोर्सेज प्रॉपरली और ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, एंड फोर्थ पॉइंट है हेल्प्स इन मोटिवेशन एंड टीम वर्क। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। हो सकता है ये एग्जाम्स में आपको स्ट्राइक करे। द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 11-12 में कॉलेज में काफ़ी टाइम पढ़े हुए हैं। सो एक बार इसको भी आप लोगों को देखना है, हो सकता है आज आए एग्जाम्स में। और यहाँ पे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इट इज़ अ टीम ऑफ पीपल। ठीक है, देन डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क इज डिवाइडेड, देन कॉमन ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है जिसको अचीव करने के लिए ऑल द मैन, मनी, मटेरियल्स, जो 4 M's हैं वो काम करते हैं। उसके बाद में है चेन ऑफ कमांड। ठीक है, जनरली ऑथोरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो वो चेन बनती है एंड यहाँ से मतलब जो ऑर्डर्स हैं वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, राइट। नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऊपर ऑथोरिटी है, क्लियर। एंड फिफ्थ में डायनामिक। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन इज डायनामिक, दैट मीन्स फ्लेक्सिबल, इट चेंजेस विद द चेंज ऑफ टाइम, एनवायरमेंट एंड लाइक दैट। ओके फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द क्लासिकल थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी मैंने वीडियो में डिस्कशन किया है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है, 3 theories हैं। There are classical theories can be classified into 3 types: bureaucracy, administrative, and scientific management. Bureaucracy was developed by Max Weber, and it is defined as a system of organization in which roles, tasks, and relationships are all controlled by a formal authority. Clear? And इसके characteristics, इसको और expand करके आपको लिखना है। And characteristics में division of work, the work is divided into sub-units. ठीक है, देन हेयरarchy। ठीक है, मतलब इट फ्लोज, ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंड यहाँ पे रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड डिसिप्लिन होती हैं ब्यूरोक्रेसी में। एंड इम्पर्सनैलिटी, दैट मीन्स इट डजेंट हैव एनी प्लेस फॉर इमोशंस और फीलिंग्स ऑफ पर्सन्स। ठीक है, यहाँ पे मेन इनका ऑब्जेक्ट होता है कि काम को कैसे भी करके कंप्लीट करवाएं। ठीक है, एंड लास्ट वन इज डिसिप्लिन। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्यूरोक्रेसी के। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी क्या बोल रही है? फर्स्टली हम लोग देख लेते हैं, दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय फायल। ठीक है, इनका नाम हम लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं। एंड दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स सच एज डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन रेम्यूनरेशन, स्केलर चेन। तो ये सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई। इसको आपको डिफाइन करके आंसर को लंबा कर सकते हैं।
देन लास्ट थ्योरी इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, ये रिसेंट ओरिजिन वाली थ्योरी है एंड द बेस्ट थ्योरी सो फार विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड. नाउ इट was developed by Taylor and his theory has the following characteristics or features. First, use of scientific methods to set work standards. Number two, scientific selection and placement of workers. And third, clear-cut division of responsibility or work. And there is harmony and cooperation among the workers. So इस चीज़ का ध्यान रखना है. The next important question is describe the modern theory. तो ये classical theory हो गई, old theory, and this is the new theory which is also termed as systems theory. Now the system approach theory has the following features. A group of interrelated elements is called a system. ठीक है, ये समझना है, एलिमेंट का मतलब समझना है, जो मैं आपको इसके बाद समझा रहा हूँ. And all the elements are arranged in order. Proper communication among the elements. Interaction should lead to achieve goals. तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं. मॉडर्न थ्योरी यानी सिस्टम थ्योरी, ये एग्जाम्स में आ भी चुका है क्वेश्चन. और यहाँ पे जो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट 3 एलिमेंट्स. एज यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने 4 बॉक्सेस बनाए हुए हैं एंड बॉक्सेस के ऊपर इनपुट्स, थ्रूपुट्स, आउटपुट्स. ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत है फ्लो चार्ट जरूर बनाएं, उसमें इम्प्रेशन अच्छा होता है एग्जामिनर पे. एंड इनपुट्स में मटेरियल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, सोशल लॉज एंड एनवायरनमेंट. ठीक है, ये आ गई इनपुट्स में. थ्रूपुट्स में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है. ठीक है, एंड आउटपुट्स में गुड्स, मैन पावर, सर्विसेज, इन सब का रिजल्ट होता है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं. इट रिफर्स टू द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इट टेल्स अबाउट द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Before designing an organization structure, a manager considers the factors like specialization, then communication, delegation, authority and responsibility. तो ये सारी चीज़ों को मैनेजर कंसिडर करता है before structuring an organization. Okay, let's move on to the next question. As you can see on your screen, what is the significance of organization structure? ठीक है, I have written 6 important significance. First, clear-cut authority and responsibility. Second, effective communication. Third, proper coordination. Fourth, encourages creativity. Fifth, growth and expansion of business. And sixth, use of latest technology. तो जहाँ पे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली बिजनेस एंटरप्राइजेस में आई जाएगी. ओके फाइन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इसके कंपोनेंट्स, इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? अगेन, डिवीजन ऑफ वर्क, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिपार्टमेंटेशन, अप्रोप्रिएट साइज ऑफ ग्रुप रिपोर्टिंग टू अ बॉस, और दिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज स्पैन ऑफ कंट्रोल. राइट, so every management student should know about this. The next important question is different types of organization structure, and we have already read this in the previous classes too, that there are 3 types: functional structure, divisional and adaptive. So इसके बारे में briefly थोड़ा सा discussion कर लेते हैं. functional में क्या होता है? In functional structure, an organization is formed on the basis of functions like manufacturing, marketing, finance, etc. These units may be subdivided and it is suitable for small type of business organization, right? And divisional structure में it is suitable for large organizations, and here the whole of the business organization is divided on the basis of divisions or departments like marketing department, product department, then territorial divisions. तो ये चीज़ों का ध्यान में रखना है. And the third type of organization structure is adaptive. Adaptive structure is again divided into 2 classes. ठीक है, as the name implies, adaptive का मतलब होता है कोई situation या condition को adapt कर लेना. ओके, and accordingly वो organization बनती है, and generally ये temporary basis पे form किया जाता है. Adaptive structure is generally temporary, and once the project or matrix or contractual work जिसको बोलते हैं, and once they are completed, the organization will be dissolved. ठीक है, so these are the different types of organization. The next important topic is learning and performance. ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आ चुका है. एक बार वापस इसको रिकैप कर लेते हैं.
Learning refers to relatively permanent change in behavior which occurs as a result of experience or practice. And learning is a change in behavior, ये चीज़ का ध्यान रखना है. The change in behavior is relatively permanent, ओके, टेम्परेरी नहीं है. जो बिहेवियर में चेंज होते हैं वो परमानेंटली ब्रेन में स्टोर होकर रहते हैं. एंड द लर्निंग मस्ट लास्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इट शुड नॉट बी ए शॉर्ट टर्म मेमोरी. ओके, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में होना चाहिए. एंड लर्निंग कैन बी डन बाय एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस. तो ये चीज़ का ध्यान में रखना है कि लर्निंग हमेशा एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस से ही हो सकती है. ऑन द अदर हैंड, परफॉर्मेंस is the outcome of learning, the result of learning. It is the action made by an individual in particular situation. And there are many factors that affect the performance of an individual in the organization, जैसे ability and skill of the worker, then role perception. अब ये perception के बारे में ये हमारा next topic रहेगा जो हम लोग बाद में discussion करेंगे. It is also termed as appropriate behavior to complete the work. ठीक है. Next thing is motivation. Motivation plays a very important role in performance. ठीक है. Then favorable working conditions. ठीक है. अगर working conditions अगर अच्छी होती है, favorable होती है, the performance will be better, right? And then comes the most important one, theories of learning. इसका मैंने एक separate video भी बनाया. I hope you have watched that. और अगर नहीं देखा है आपने अभी तक तो मैं link share कर दूंगा, so you can watch that. एंड कोई भी कैंडिडेट को अगर डिटेल में नोट्स की ज़रूरत है तो दे कैन मैसेज मी ऑन द नंबर विच इज़ बिंग डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन. ओके फाइन. 4 टाइप की लर्निंग होती है: क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कॉग्निटिव लर्निंग एंड सोशल लर्निंग. क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होती है? एज यू कैन सी हियर, ये क्लासिकल कंडीशनिंग है. एंड हियर लर्निंग टेक्स प्लेस बाय इंटरेक्शन ऑफ conditioned and unconditioned stimulus. For example, a dog, a bell and food. A bell is conditioned and the food is unconditioned. When the bell rings, the dog doesn't move or respond. But when the food is kept and the bell is rang, the dog immediately responds. So when this activity is repeated several times, the dog learned that he got food only when the bell was rung. So this theory was developed by Pavlov, right? So this is classical conditioning, very important one. Okay friends, let's start with the second theory of learning, that is operant conditioning. As you can see on your screen, Skinner developed this theory. ठीक है, स्किनर नाम के फिलोसोफर ने इसको डिस्कवर किया था. एंड ही एडवोकेट्स दैट द बिहेवियर विच लीड्स टू पॉजिटिव आउटकम will be likely to be repeated, whereas behavior which leads to negative outcome will be avoided. एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है रैट के बारे में. ए हंग्री रैट इज प्लेस्ड इनसाइड अ बॉक्स. ही स्टार्ट सर्चिंग फॉर फूड इनसाइड द बॉक्स एंड बाय चांस presses the lever of the box and got the food delivered. So after pressing the lever, the rat realized that when he presses the lever, he gets food. So the focus of this theory is on reinforcement that follows a response. So this is operant conditioning. याद रखना है, very important. जो थर्ड टाइप ऑफ थ्योरी है लर्निंग की, दैट इज कॉग्निटिव. जो हम लोग एकेडमिक्स में, स्कूल्स, कॉलेजेस में जो हम लोग कर रहे हैं, दैट इज कॉग्निटिव and it is directly related with your mind or brain. According to this theory, learning takes place by thinking about a problem from inside. Insight means your intelligence and informations that you collect by reading the different books, magazines, whatever. वहाँ से जो information मिलती है वो हमारी cognitive learning में help करती है. And learning depends on the collection of information. Very important line. A cognitive map is developed by combining all this stimulus, and through that we learn things. The next important theory of learning, the last one in fact, social learning theory. People learn by observing others' behavior. We learn through observation and direct experiences. Our behaviors are influenced by our parents, relatives, friends, teachers, actors, etc. And we generally model those behaviors which have a favorable outcome and avoid those behaviors which are which produces unfavorable outcomes. तो इतना लिखना है, और भी चाहो तो आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं. ओके फाइन.
द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज व्हाट इज परसेप्शन। ठीक है, इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। एंड इसका डेफिनेशन क्विकली समझ लेते हैं। परसेप्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट थिंग्स फ्रॉम आवर सेंसेस। जैसे कि हमको मालूम है देयर आर 5 सेंसेस, वी हैव 5 सेंसेस, आईज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग। एंड एक बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक में, दैट द वर्ल्ड डजंट अपीयर टू अस एज इट इज, बट इट अपीयर्स एज पेंटेड बाय आवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, दैट मीन्स वर्ल्ड को हम लोग जिस तरीके से देखते हैं वो दिखता है। वो एक कहावत है ना, दैट ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ ब्यूटी होल्डर। तो ये वही है, सेम चीज़ है। आप जैसा देखोगे वर्ल्ड को, आपको वैसा ही दिखाई देगा, एंड दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। अगर कोई पर्सन को आप पॉजिटिव नज़र से देख रहे हो, दैट मीन्स यू हैव ए गुड परसेप्शन। और अगर नेगेटिव से देख रहे हो, नेगेटिव एंगल से देख रहे हो, दैट मीन्स यू प्रोड्यूसेस अ नेगेटिव परसेप्शन। So this is about perception. Let's find out more questions from this. The next one is describe the process of perception. ठीक है, इसके 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में इनपुट्स, सेकंड में मैकेनिज्म, थर्ड में आउटपुट्स एंड फोर्थ इज द चेंज ऑफ बिहेवियर। वेरी इंपॉर्टेंट वन। इनपुट्स में क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, पीपल, जो हमारे जितने भी हम लोग ऑब्जेक्ट देखते हैं या इवेंट्स जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जो लोगों से मिलते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हो गया स्टेज 1 में। स्टेज 2 में मैकेनिज्म आता है, जहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, वी सिलेक्ट एंड वी इंटरप्रेट द रिजल्ट्स कि किसको फॉलो करना है, किसको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, सो दैट इज मैकेनिज्म। थर्ड इज आउटपुट। नाउ आउटपुट में आपके एटीट्यूड्स, ओपिनियन, फीलिंग्स, ये सब डेवलप होती है। ठीक है, यू अराइव एट ए कंक्लूजन कि आपको ये चीज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने एक मूवी देखा और मूवी में आप कोई कैरेक्टर से अगर इम्प्रेस हुए, सो आप वहाँ पे एक आउटपुट डेवलप करते हो कि आई वांट टू बी लाइक हिम। ओके, मुझे वैसे ही ड्रेस पहनना है, हमें वैसे ही बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें। एंड लास्ट स्टेज में हमारा चेंज होता है बिहेवियर में। वी चेंज आवर बिहेवियर ड्यू टू परसेप्शन। ओके फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू डेवलप परसेप्चुअल स्किल्स, राइट। तो यहाँ पे ब्रीफली मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। वन इज फीडबैक। ओके, बाय रिसीविंग एंड बाय गिविंग फीडबैक वी डेवलप परसेप्चुअल स्किल्स। नंबर 2 में पॉजिटिव एटीट्यूड, वी शुड डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड एंड उससे क्या होगा, हमारी परसेप्चुअल स्किल्स जो हैं वो और भी शार्प हो जाएगी एंड वी विल हैव अ गुड पर्सनैलिटी। द नेक्स्ट वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये तो बहुत ही ज़रूरी है, सब लोग जानते हैं। एंड बाय अवॉइडिंग कॉमन बियर्स, जो मिस्टेक्स, जो कॉमन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स जिसको बोलते हैं, इनको अवॉइड करना है, राइट। तभी हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल। तो जितनी बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल रहेगी आपकी, उतने ही बढ़िया परसेप्चुअल स्किल्स डेवलप हो सकते हैं आपके। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 5 स्किल्स जो हम लोग परसेप्चुअल में या परसेप्शन में यूज़ करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं एटीट्यूड के बारे में कि एटीट्यूड क्या है एंड व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट मेक्स एटीट्यूड, जो एटीट्यूड को फॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। एटीट्यूड्स आर इवैल्यूएशन people make about themselves and others. Very important line. It reflects past experiences. It makes an individual to react in a certain way. Okay? So ये भी एक बहुत ही important line है, याद रखनी है, बहुत important है। And there are 2 sources or processes through which we can develop attitude. The first one, social learning, जिसके बारे में मैं already आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। एंड द अदर इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जो हम लोग खुद से डायरेक्टली जो एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, इन सब से जो करते हैं, वो तो वहाँ से हमारे एटीट्यूड डेवलप होते हैं। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पर्सनैलिटी। इसके बारे में तो क्वेश्चंस आता ही आता है एग्जाम्स में, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। एंड पर्सनैलिटी का डेफिनेशन देख लेते हैं क्विकली। इट इज द सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरेक्ट्स विथ अदर्स। Fine. It refers to both physical and psychological qualities of an individual. It is dynamic and changes with time. It is unique, so no 2 individuals have the same type of personalities.
सो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी. नाउ क्विकली लेट्स सी डिफरेंट टाइप्स, सॉरी, द फैक्टर्स दैट डिसाइड्स आवर पर्सनालिटी, कि हमारी पर्सनालिटी कैसे होगी. व्हाट आर दोज फैक्टर्स दैट अफेक्ट दिस? देयर आर थ्री फैक्टर्स: बायोलॉजिकल, फैमिली फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल. बायोलॉजिकल हो गया हमारा हेरिडिटी एंड जो हमारे पेरेंट्स के जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो हमारे पास में हमें पास ऑन हो जा रहे हैं. सो इसके अंदर हेरिडिटी है, जो ब्रेन, माइंडसेट, देन फिजिकल फीचर्स लाइक हाइट, कलर, मसल्स, वॉइस. तो ये सारे पॉइंट्स को आपको डिस्क्राइब करने हैं, ठीक है. एंड फैमिली फैक्टर्स के अंदर सोशलाइजेशन, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट एन इन्फेंट लर्न्स फ्रॉम द फैमिली हाउ टू ईट फूड, व्हाट टाइप ऑफ फूड दैट ही विल ईट, हाउ टू वियर ड्रेसेस, व्हाट टाइप ऑफ ड्रेसेस दैट ही शुड वियर. तो ये सारी चीज़ें इन्फेंट अपनी फैमिली से लर्न करता है. देन कम्स आइडेंटिफिकेशन. यहाँ पे ए चाइल्ड बिहेव्स एज हिज पेरेंट्स, ही इमिटेट्स हिज पेरेंट्स, फादर और मदर. एंड द नेक्स्ट वन इज बर्थ ऑर्डर. Generally, it is found that first child is dependent, rational, hardworking and cooperative than the other children. ठीक है, जो पहला जो बच्चा होता है यानी जो बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है, तो उसके अंदर ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलवेज उसके पर्सनालिटी में ऐड हो ही जाते हैं, ठीक है. एंड लेट्स मूव ऑन टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स. जो हमारी सोसाइटी है, कल्चर है, फेस्टिवल्स हैं, रिलीजन है, तो all these things also add to our personality. इसके अंदर जैसे एग्रेशन, कम्पिटिटिवनेस, साइनेस, सोबरनेस, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डेवलप करते हैं बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज फॉर्म्ड. ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं अमिताभ बच्चन इज़ अ गुड पर्सनालिटी, तो वो कौन से टाइप के, ठीक है. तो यहाँ पर भी देखिए एक्चुअली देयर आर 16 टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़, जिसमें मैंने यहाँ पे 4 and 4 8 टाइप्स के डिस्कशन किए हैं. वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसको हम लोग MBTI भी बोल सकते हैं, द मायर्स ब्रिग्स टाइप ऑफ इंडिकेटर. जनरली दिस इंडिकेटर्स आर यूज टू डिसाइड द टाइप ऑफ पर्सनालिटी. बहुत ही पॉपुलर है ये मायर्स ब्रिग्स इंडिकेटर. इसको शॉर्ट में हम लोग MBTI बोल सकते हैं, ठीक है. जो फर्स्ट टाइप की पर्सनालिटी है देख लेते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट. ये कैसे होते हैं? इंट्रोवर्ट, दे आर जनरली सेल्फ कॉन्फिडेंट, थिंकर्स, लेस रिस्क टेकर्स एंड दे रिक्वायर मोटिवेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम. इंट्रोवर्ट जो थोड़े से कंजर्वेटिव रहते हैं, इतने ओपन नहीं रहते हैं. एक्सट्रोवर्ट, दे आर सोशल, रैशनल, रियल एंड टारगेट ओरिएंटेड. इनको जनरली मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती बिकॉज दे आर सेल्फ स्टार्टर्स. ओके. The next type is sensors and intuitive. ठीक है, sensors take in information through their senses, okay, and intuitive they take in information through their intuition or intelligence. They can scan others' mind quite easily, right? तो ये हो गया sensors type of personality and intuitive type of personality. So let's move on to the other class. The other is thinking and feeling. थिंकिंग टाइप ऑफ पर्सनालिटीज जनरली वो लोग क्या करते हैं, दे रिलाई ऑन डाटा, एविडेंस एंड रैशनल इंफॉर्मेशंस और थॉट्स. एंड फीलिंग टाइप ऑफ पर्सनालिटी जो होते हैं, दे टेक डिसीजंस ऑन वैल्यूज, इमोशंस एंड इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल, ठीक है. और जो लास्ट टाइप की जो पर्सनालिटीज हैं दैट इज जजिंग एंड परसीविंग. जजिंग में एज द नेम इम्प्लाइज दे आर ए टाइप ऑफ जज, ओके. Judging type tends to focus on decision making. They want things to be neat, orderly and systematic. And perceiving जो होता है, they want things to be flexible and stay open to final decisions in order to get more information. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो that perceiving type of personalities generally थोड़े से conservative होते हैं, introvert होते हैं, okay? तो ये हो गई different types of personalities. बहुत important question है, अच्छे से इसको आप पढ़ सकते हो एग्जाम्स के लिए. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रेस के बारे में सब लोग जानते हैं. स्ट्रेस क्या है? ये स्ट्रेस इज अ स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस्ड बाय एन इंडिविजुअल. द स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट, ये फ्रेज को याद रखना है. ए पर्सन लूजेस इमोशनल स्टेबिलिटी ड्यू टू स्ट्रेस. इट इज रिलेटेड विथ एज, लाइफ स्टाइल्स, टाइम,
and nature of occupation. A person feels stress when his desires are not met as expected. So लॉन्ग वर्किंग आवर्स, रूटीनियस वर्क, जो रिपीटेडली सेम टाइप ऑफ वर्क हम लोग करते हैं, एंड बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जब हम लोग कोई काम को करते हैं, सो दैट क्रिएट्स स्ट्रेस. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड लेट्स क्विकली सी कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस क्यों होता है? ठीक है, यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं. One thing you must remember that we are only discussing about the organization, the people who are working in the organization. Individual factors, organizational factors and environmental factors. Individual factors में क्या हो गया? स्ट्रेस कैसे होता है? इट इंक्लूड्स द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी. अगर इंट्रोवर्ट है तो जनरली दे आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस. एक्सट्रोवर्ट में इतना स्ट्रेस नहीं होता, दे आर ओपन माइंडेड. फैमिली प्रॉब्लम से हो सकता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हो सकता है, लाइफस्टाइल से हो सकता है. इसके अंदर एज, हेल्थ, एजुकेशन, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, ये सब, इन सब चीज़ों से भी स्ट्रेस हो सकता है. Okay, fine. The next one is organizational factors, right? Organizational factors तो simple है. They include working conditions, organizational tasks, organization policies, design, structure, administration, colleagues, leadership style. मतलब आपकी पूरी की पूरी environment कैसी है जहाँ पे आप काम कर रहे हो. So that will decide the stress. ठीक है, अगर कलीग्स अच्छे हैं, बॉस अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, देन यू विल हैव लेस स्ट्रेस एंड यू विल एंजॉय डूइंग द वर्क. सो द नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स. लेट्स क्विकली सी व्हाट आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्ट्रेस. तो दिस इज द थिंग. दिस फैक्टर्स इंक्लूड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस एट्सेट्रा. तो ये जो फैक्टर्स हैं ये हमारे एनवायरमेंट से आते हैं. कोई कोई स्टेट में आपने देखा होगा दैट देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस एंड वहाँ पे कोई राइट्स हैं, द प्लेस इज़ नॉट सेफ फॉर लिविंग. सो वहाँ पे स्ट्रेस हो ही जाता है ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स. फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस. इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं स्ट्रेस. तो देयर आर 9 पॉइंट्स इन दिस. ठीक है, ये हम लोग जानते भी हैं मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स. द फर्स्ट इज स्ट्रेस कॉजेज सम फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सच एज हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, स्वेटिंग, ड्राई माउथ, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन. तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस से होती है. द सेकंड इज साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल में एंगर, इरिटेशन, टेंशन, बोर्डम, मूडीनेस, नर्वसनेस. सो ऑल दीज आर साइकोलॉजिकल consequences of stress. Third one, behavioral consequences, which include change in eating habits, sleep or disorders, smoking, alcoholism, sleeplessness, drug abuse. So all these things will add up to the stress. You will see that the behavior of yours will be changed. Fourth one, due to tension and anxiety, individuals loses perception. Okay, their intuitiveness will be decreased and their level of understanding will also decrease due to stress. Fifth, an individual develops negative attitude, though this is one negative consequence. Stressful people cannot learn quickly and stressful people loses interest in jobs and remain absent most of the time. Now stress also affect the decision making power of individuals. And last one, it gives rise to organization conflicts. लड़ाई झगड़ों को जन्म देता है. And the next one is describe the techniques of managing stress. How can we control our stress? And the first one is individual management. So let's quickly find out कि इसमें क्या क्या important techniques हैं जिससे हम लोग stress को reduce कर सकते हैं. Improper use of time causes stress. So time management is important. By preparing a schedule of our activities, we can manage our time well. And the next one is physical management, which helps to reduce stress, and it relates to physical exercises like jogging, swimming, riding, all these things, which increases your physical metabolism and mental fitness, and it helps to reduce the stress quite easily. The next one is psychological management, which helps to reduce stress.
relaxing mind by yoga, meditation, free mind, positive attitude, good listening. So all these things also reduces stress. And fourth, social management, like joining social clubs, birthday parties, family get together, or celebrating festivals. So all these things also reduces stress, very important. And last one, self awareness management. So this also like reduces stress. And what are the organizational techniques to reduce stress? Okay, the first one is proper recruitment and selection policy. Secondly, motivation to employees and goal setting. Third, job designing. Okay, that routinious work and all these things should be minimized. Then there should be clarity in roles. Everyone should be assigned a very peculiar role. Okay, and communication and counseling, that is also a very important point. And democratic leadership, that means the subordinates can also speak quite freely to their seniors. And wellness programs. Okay, so these programs are conducted by the organization, and where the employees get some relaxation exercises to reduce their stress. The next important topic is motivation. Let's see quickly what is motivation. It is a process of inducing an individual to achieve goals. It is a psychological process. It inspires a person to intensify his efforts to achieve a certain goal, and it arises from needs and desires of an individual. Okay, so generally we motivate an individual to achieve a certain goal or to work in a proper way. Then very important one, that is Maslow's theory of motivation. Already we have done this in the junior classes, class 11 and 12. So again let me explain this. He identified 5 categories of needs. Okay, his total theory is based on needs, and he arranged these needs into a hierarchy. The most important needs are placed at the bottom. An individual tries to fulfill the bottom needs first and then moves upwards. Uh, Need satisfaction activates the needs from one level to another, and he believes that this repeat as a cycle until the highest need is satisfied. तो ये हो गया मैस्लॉस का थ्योरी का एक्सप्लेनेशन ऑफ मोटिवेशन. एंड एज यू कैन सी हियर दिस चार्ट, इसको आप ट्रायंगुलर शेप में भी आप डिज़ाइन कर सकते हो. एंड आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है. फर्स्ट इज़ बेसिक नीड्स, जिसको हम लोग फिजियोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं, राइट? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर. द नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी नीड्स. ठीक है, तो दिस टू लोअर नीड्स आर मस्ट, मतलब सबसे पहले इंडिविजुअल ट्राई करेगा इन नीड्स को कंप्लीट करने का. देन अगेन आफ्टर फुलफिलिंग दिस नीड्स ही विल मूव अपवर्ड्स टुवर्ड्स सोशल नीड्स, जहाँ पे लव, अफेक्शन, फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स, तो इन सब की ज़रूरत पड़ती है. एंड इसके ऊपर वाला जो नीड है दैट इज सेल्फ एस्टीम नीड्स, वेयर पावर, सेल्फ रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, इन सब की कहीं ना कहीं मन में फीलिंग आती है. सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हायर नीड. एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. जनरली ये बहुत ही डिफिकल्ट स्टेज है, and most of the people do not reach up to this stage, and this is actually identifying or realizing the inner potential of an individual. Clear? So this is Maslow's motivation hierarchy, and the important conclusions, let's quickly recap that. Lower needs are satisfied externally, while higher needs are satisfied internally. Internally means inside your brain. And secondly, individuals satisfy lower needs first and then move up. And next, third, no need is fully satisfied during the life and is satisfied, and if satisfied, no longer motivates. So as long as the needs are there, we will be motivated. Agar needs nahi hogi, so there will not be any type of motivation, right? And then next one is, an individual is motivated to satisfy unsatisfied needs. ठीक है, जो नीड्स अनसेटिस्फाइड है उसको इंडिविजुअल ऑलवेज मोटिवेटेड टू सेटिस्फाई दैट. जो नहीं मिला है उसको अचीव करना है, जो मिल गया है जनरली दे अवॉइड डू दैट. एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ लोअर नीड्स डजंट प्रोड्यूस
contentment. In fact, they produce discontentment to satisfy other needs. तो लोअर नीड्स को जनरली हम लोग हमेशा लगे रहते हैं जीवन में कि लोअर नीड्स यानी फूड क्लोथिंग शेल्टर को सेटिस्फाई करें, एंड इन दैट प्रोसेस वी जनरली फील ए डिसकम्फर्ट, ए डिसकंटेंटमेंट टू सेटिस्फाई द हायर नीड्स. फाइन. एंड लास्ट वन, इंडिविजुअल्स आर एग्रेसिव टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स. तो बेसिक नीड्स को सबसे पहले सेटिस्फाई करना चाहता है हर आदमी. क्लियर? ओके फाइन. नेक्स्ट थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है एंड विच इज गिवन बाय हर्शबर्ग्स. इसके दो फैक्टर, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस थ्योरी, एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. इंट्रिंसिक मीन्स जो अंदर, एक्सट्रिंसिक जो बाहर. Intrinsic factors exist within the job. They occur at the time of doing the job. They create positive feeling about the job. For example, work satisfaction. Okay, so this is intrinsic factor. And extrinsic में क्या है? They are also they are generally hygienic factors. They relate to working conditions, and these are related to environmental factors. And these factors act as a negative motivation. They provide dissatisfaction to employees. Extrinsic factors. So there must be a proper balance between intrinsic and extrinsic so that you get this motivation. The next one, the ERG theory of motivation. ये एग्जाम में आ भी चुका है. ठीक है. What is this? ERG, the full form, existence related growth. Okay, so we can say that existence related growth theory of motivation, and it was given by Clayton. He identified three needs which leads to motivation, such as existence, then related needs and growth needs. So इन्होंने तीन नीड्स को आइडेंटिफाई किया है. एक्जिस्टेंस जो हमारी जनरली बेसिक नीड्स हो जाती है सर्वाइवल के लिए, एंड रिलेटेड नीड्स जनरली सोशल रिलेशनशिप लाइक फ्रेंड्स, पेरेंट्स, नेबर्स, इन सब की भी ज़रूरत है, एंड ग्रोथ नीड्स विच रिलेट टू लर्निंग न्यू स्किल्स एंड बिल्ड कैरियर. ओके, तो ये हो गई एग्जिस्टेंस रिलेटेड ग्रोथ थ्योरी. इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या है? लेट्स क्विकली फाइंड आउट. एन इंडिविजुअल इंटेंड्स टू सेटिस्फाई ए नीड व्हेन ही फील्स डिप्राइव्ड ऑफ सेटिस्फाइंग इट. सो deprivation is motivation. Very important point of this theory. ठीक है, deprivation leads to motivation. तो जब तक हम लोग के पास में अभाव है कोई चीज़ का, we will be motivated to achieve that. And the second part of this is there are two relationships to understand motivation. One, satisfaction leads to motivation. For example, if an employee is promoted, he is motivated to work hard. Okay. And frustration, which leads to also motivation. For example, if an employee is deprived of promotion, he will be frustrated. That leads to motivation. तो थोड़ी सी सोचने वाली बात है, इसको थोड़ा सा आप सोच के देखिए कि सेटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन ये दोनों किस तरीके से मोटिवेशन को चार्ज करते हैं. राइट. द नेक्स्ट थ्योरी इज मीक्लैन थ्योरी, एंड इसके भी एक्चुअली इसको मैंने ज़्यादा एक्सपैंड नहीं किया है, आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो. ठीक है. इसके मेन थ्योरी के तीन नीड्स यहाँ पे बहुत इजी नीड्स हैं. दैट इज़ नीड्स फॉर अचीवमेंट, नीड्स फॉर पावर, नीड्स फॉर एफिलिएशन. तो नीड्स फॉर अचीवमेंट का हो गया आपका बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, आपकी सिक्योरिटी नीड्स एंड ऑल दैट. पावर में हो गया आपका एफिलिएशन, रिकॉग्निशन, सोशल रेस्पेक्ट. तो ये सारी चीज़ें पावर में आ गई. एंड एफिलिएशन, ठीक है, थोड़ी सी हायर और ज़्यादा ऊपर आने की कोशिश. सो दिस इज मैक्लेलन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. ओके फाइन. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज हाउ कंपनीज अप्रोच एम्प्लॉयज टू मोटिवेट. ठीक है. तो मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. बहुत सिंपल है. मनी इज़ ए पावरफुल मोटिवेटर. गिव फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़ सो दे विल ऑटोमेटिकली गेट मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड. द नेक्स्ट वन इज जॉब रीडिज़ाइन. ओके, जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट. तो ये सब चीज़ों से भी एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं. द थर्ड वन इज इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ इन मैनेजमेंट डिसीजंस. एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट डिसीजंस में इन्वॉल्व करना, दैट ऑल्सो बूस्ट देयर मोटिवेशन. एंड लास्ट वन, क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ लाइफ. दैट इज वर्क लाइफ मीन्स योर सेफ्टी, like safe working conditions, growth potential, dignity of employees,
So these things also boost up the confidence of the employees. And last one is performance appraisal. You must appraise the employees. Okay, so in that process they develop motivation. Okay friends, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज जॉब डिजाइनिंग and its importance. Now, what is job designing? It is a complete written instructions given in detail about the task to be completed, right? And it is all about what, how, and for whom to do. So that is called job designing, and its importance is it clarifies tasks and roles of the employees. It avoids conflicts among the employees. Third, better control and supervision of employees. Okay? And next one, it motivates employees to work hard and achieve the goals of the organization. Next, better work life, better working conditions, job enlargement, job redesign. So all these things will are very important for job designing. And last one, it reduces stress. तो जो भी आप लोगों ने अभी जो फिलहाल हम लोगों ने जो किया है, आप उसमें इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट जॉब डिजाइनिंग. ओके, सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट द मेन फैक्टर्स आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस, जॉब कॉम्प्लेक्सिटी, okay, how complex is the job, how routinious, and the job functions. So all these things should be considered before designing a job. Okay, now next one is what is job satisfaction, and state the determinants of job satisfaction. So ये question भी हो सकता है एग्जाम में स्ट्राइक कर जाए. And here what is job satisfaction? The amount of pleasure associated with a job is called job satisfaction, and it is a psychological concept, and it is an expression of feelings. And what are the determinants? The determinants or the factors that affect the job satisfaction here. First, organizational factors and personal factors. So as you can see the flow chart here, organizational factors will include wages, nature of work, working conditions, promotion prospect, leadership style, and in personal factors you will have personality, age, education, gender difference, and all that. The next is measurement of job satisfaction. How to measure this? We have 4 scales for this. One is rating scales, personal interviews, tendencies, critical incidents, and like that. So these are few important questions. इसके बाद में फ्रेंड्स ग्रुप्स के बारे में है. व्हाट इज द ग्रुप एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रुप. एंड एज यू कैन सी हियर इसका डेफिनेशन एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, ये मैंने यहाँ पे ब्रीफली लिखे हुए हैं. एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को लग रहा है जो आने वाला एग्जाम में, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, इंटर ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन. तो इस तरीके से हम लोग कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना है और अच्छे से प्रिपरेशन करना है. एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स. तो ये उसका रिजोल्यूशन है कि कन्फ्लिक्ट्स को हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. एंड उसके बाद में जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, एंड दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्स में. इसको भी थोड़ा सा आप अच्छे से लर्न करके समझ के जाइए. एंड ये भी एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है. व्हाट इज़ रेसिस्टेंस टू चेंज एंड द सोर्सेज ऑफ रेसिस्टेंस चेंज. तो ये सब सोर्सेस हैं. एंड हाउ टू ओवरकम द रेसिस्टेंस टू चेंज. सो ये सब आपको एक बार देख लेना है. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. एंड अगर इस वीडियो को थोड़ा सा ये जितने भी पॉइंट्स, क्योंकि MCO 01 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं और वो कहीं से भी चूज़ करके डाल सकते हैं. सो वी कैन नॉट से दैट कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा ही आएगा. देर आर नो एज सच कॉमन क्वेश्चंस. तो आप लोगों को, लेकिन एक बात अच्छी है कि इसमें मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं.
तो एक्सपेंशन करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी. जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वो याद रखने हैं, डेफिनेशंस याद रखने हैं, एंड ऑटोमेटिकली यू कैन एक्सपैंड योर आंसर्स. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड